Hello everyone, welcome to all on my YouTube lectures. We'll see today on the lecture number first regarding the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952, EPF and MP Act 1952. An act to provide for the institution of Provident Fund, Pension Fund and Deposit Linked Insurance Fund for the employees in factories and other establishment. આ એક્ટ એના માટે બનાવવામાં આવે છે કે ભાઈ જે પ્રોવિડન્ટ ફંડ છે અથવા પેન્શન ફંડ અને ડિપોઝિટ લિંક ઇન્સ્યોરન્સ ફંડ છે એ એમ્પ્લોયીને આપવામાં આવે. This act may be called the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. It applies. ये कहाँ पे अप्लाई होता है उसके बारे में बताया गया है. To every establishment which is factory engaged in any industries specified in schedule first in which 20 or more person are employed. पहले शेड्यूल में बताया गया है 20 से ज़्यादा जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे ये एस्टेब्लिश जो भी फैक्ट्री एंगेज में है, एंगेज इन एनी इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई होगा. टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर और क्लास ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट. फिर और कोई भी दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर भी अगर एम्प्लॉय 20 और उससे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे ये अप्लाई होगा. प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 2 months नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन so to do by notification in the official gazette apply the provision of this act to any establishment employing such number of person less than 20 as may be specified in the notification. ને જો 20 કરતા ઓછા મેમ્બર હોય તો એને સ્પેસિફાઈડ નોટિફિકેશનમાં કરેલું હોવું જોઈએ, બરાબર. અને 2 મહિનાના ઓછામાં ઓછી નોટિસ આપવું જરૂરી છે. Now see the definition part of the EPF and MP Act. Authorized officer means the Central Provident Fund Commissioner, Additional Central Provident Fund Commissioner plus Deputy Provident Fund Commissioner plus Regional Provident Fund Commissioner or such other officer as may be authorized by the central government by in the notification in the official gazette के अंदर जो नोटिफिकेशन है उसके तहत ये सब ऑथराइज ऑफिसर माने जाते हैं. बेसिक वेजेस किसको बोलेंगे तो मीन्स ऑल एम्प्लॉयमेंट्स विच आर अर्न बाय एन एम्प्लॉय व्हाइल ऑन ड्यूटीज or on leave or on holidays with wages in either case in accordance with the terms of contract of employment depends on the contract of the employment. उसके तहत उनको बेसिक ऑफ वेजेस माना जाता है. विच आर पेड और पेबल इन केस टू हिम, वो केस में देते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड द केस वैल्यू ऑफ एनी फूड कंसेशन. पर जो फूड कंसेशन है वो वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा. DNS अलाउंसेस नहीं होगा, हाउस रेंट नहीं होगा, ओवर टाइम अलाउंसेस उसको नहीं माना जाएगा, बोनस कमीशन भी नहीं माना जाएगा. ठीक है, वो सब बेसिक वेजेस में काउंट नहीं होंगे. एनी प्रेजेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर. कंट्रीब्यूशन मीन्स ए कंट्रीब्यूशन पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबर ऑफ अंडर स्कीम. अगर किसी के मेंबर बन रहे, कंट्रीब्यूशन दे रहे, ठीक है, तो वो मेंबर माने जाते हैं. उसके अंदर उनको एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम अप्लाई होता है. Controlled industries means any industries control of which by the union has been declared by a central act to be expedient in the public interest. Controlled industry जो होता है वो कंट्रोल बाय द यूनियन होता है और डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत डिक्लेयर किया गया होता है. वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज्यादातर माना जाता है. नाउ ई अबाउट द एम्प्लॉयर मीन्स एम्प्लॉयर का डेफिनेशन क्या होता है, एम्प्लॉयर किसको बोलते हैं. इन रिलेशन टू एनी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयर मीन्स विच सॉरी उसका पार्ट निकल गया है. एम्प्लॉयर मीन्स उसका ई का फर्स्ट है तो विच इज फैक्ट्री द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्रीज, इसको एम्प्लॉयर माना जाता है. यानी ओनर ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री इंक्लूडिंग द एजेंट ऑफ सच ओनर और ऑक्यूपायर इंक्लूडिंग एजेंट ऑफ सच ओनर और ऑक्यूपायर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज ओनर और ऑक्यूपायर. ठीक है, इन सबको एम्प्लॉयर माना जाता है. या तो वेर ए पर्सन हैज बीन नेम एज ए मैनेजर ऑफ द फैक्ट्रीज, ठीक है, उनको भी एम्प्लॉयर माना जाता है. इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट द पर्सन हु और अथॉरिटी विच हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, जिसके हाथ में कंट्रोल रहता है कोई भी एस्टेब्लिशमेंट का या तो इंडस्ट्रीज का, उसको एम्प्लॉयर माना जाता है, मालिक माना जाता है. सेट अफेयर्स आर इंटरेस्टेड टू मैनेजर and managing director or managing agent. such manager, managing director और managing agent, ठीक है, उनको माना जाता है. अब एम्प्लॉइज मीन्स
जो पर्सन है, एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस इन काइंड ऑफ वर्क मैनुअल और अदरवाइज, जिसको काम के लिए हायर किया जाता है, उनको रखा जाता है, उनको एम्प्लॉय माना जाता है। फंड मीन्स द प्रोविडेंट फंड एस्टैब्लिश अंडर ए स्कीम, जो ये ईपीएफ एक्ट है उसके तहत जो फंड उनको दिया जाता है और एस्टैब्लिश के तहत जो भी प्रोविडेंट फंड की स्कीम है उसकी तरफ से जो मिलता है उनको वो फंड माना जाएगा। सेक्शन 2A अबाउट एस्टैब्लिशमेंट टू इंक्लूड ऑल डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेस। ये एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है उसके अंदर सब ब्रांचेस और सब डिपार्टमेंट आ जाते हैं। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स it is declared that where an establishment consists of different departments as branches, whether situate in the different places, all such department or branches shall be treated as part of the same establishment। ठीक है। Power to apply act to the an establishment which has common provident fund with another establishment। Power to apply act सेक्शन 3 के मुजब उनको पावर है अप्लाई करने का। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट, उसकी तहत ही उनको किसी को भी कोई भी सच अदर एस्टेब्लिशमेंट में वो डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं और अप्लाई भी करा सकते हैं। सेक्शन 4 पावर टू एड टू शेड्यूल 1। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को शेड्यूल 1 में अगर कुछ एडिटिंग करना है, इंडस्ट्रीज के बारे में, इंडस्ट्री ऐड करनी है या तो फैक्ट्रीज ऐड करनी है या अदर एस्टेब्लिशमेंट ऐड करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर रहता है एज पर द सेक्शन 4। सेक्शन 5 एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम। ईपीएफ क्या है स्कीम वाले, तो वो ऑफिशियल गेजेट के तहत वो फ्रेम करते हैं स्कीम टू बी कॉल्ड द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम। ठीक है, उसको प्रोविडेंट फंड अंडर दिस एक्ट ऑफ एम्प्लॉइज और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज एंड स्पेसिफाइड और क्लास ऑफ टू विच द सेड स्कीम शैल अप्लाई मे बी आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द स्कीम ए फंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द स्कीम। द फंड शैल वेस्ट इन and be administered by the central board constituted under the section 5A। सेंट्रल बोर्ड के तहत ये फंड एडमिनिस्ट्रेटर होती है। ठीक है, उन सब्जेक्ट टू रिलेटेड टू शेड्यूल 2 मैटर्स रिलेटेड टू शेड्यूल 2, जो उसके शेड्यूल 2 के तहत जितने भी एम्प्लॉइज है उनको प्रोविडेंट फंड दे जाने की स्कीम होती है और उसको इफेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली इसको अप्लाई करते हैं। सेक्शन 5 है अबाउट द सेंट्रल बोर्ड। ये भी एक कमेटी होती है सब ईपीएफ की भी, तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं यार, कौन कौन होता है। ईपीएफ के सेंट्रल बोर्ड एडवाइजरी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके उनको हायर करते हैं पर्सन एज ए मेंबर। इसमें एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है। फिर नॉट मोर देन 5 पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट 5 से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकती है। नॉट मोर देन 15 पर्सन रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट, 15 से ज्यादा सरकार को रिप्रेजेंट ऑफ द स्टेट नहीं कर सकते हैं। 10% रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स। ठीक है, ये सब रिप्रेजेंटेटिव और सेंट्रल बोर्ड के मेंबर्स माने जाते हैं। फॉर द अकाउंट ऑफ सेंट्रल बोर्ड इज सर्टिफाइड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल बोर्ड का अकाउंट जो है वो केक के तहत उसको अपॉइंट करते हैं और वो ऑडिट से करता है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी or industries or any other establishment। Section 5AA about the executive committee, again second committee related to EPF। इसके अंदर भी पर्सन्स होते हैं, चेयरमैन अपॉइंटेड होता है, 2 पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन, एंड 3 पर्सन रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल बोर्ड अमॉन्ग्स पर्सन्स, 3 पर्सन रिप्रेजेंटिंग द इलेक्टेड बाय द सेंट्रल बोर्ड अगेंस्ट एंड सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड एक्स ऑफिसियो। ये सब मिला के एक एग्जीक्यूटिव कमिटी बनते हैं। 5B अबाउट स्टेट बोर्ड। अब हर एक राज्य के अंदर एक स्टेट बोर्ड रहता है, वो भी ऑफिशियल गेजेट की स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वो अपॉइंट करते हैं या तो मेंबर रहते हैं। स्टेट बोर्ड शैल हैव एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच ड्यूटीज एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में असाइन टू इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कोई भी अगर ड्यूटी से या रूल्स या रेगुलेशन चेंज करते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसको टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू उनको हायर वो काम करते हैं। और जो मेंबर से वो अपॉइंट करते हैं एट द टाइम प्लेस प्रोसीजर ऑफ मीटिंग ऑफ स्टेट सेल बी प्रोवाइडेड फॉर द इन द स्कीम। जो स्कीम देना है उसकी सब कंडीशन उसको मिला के स्टेट बोर्ड सब मिला के काम करते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और बॉडी कॉर्पोरेट।
Every board of trustees constituted under section 5A or section 5B shall be body corporate under the name specified in the notification. ठीक है, उनको बोर्ड और ट्रस्टी जो है उनको बॉडी कॉर्पोरेट अंडर द स्कीम उनको नोटिफिकेशन के तहत उनको रखा जाता है. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर, अपॉइंटमेंट होती है ऑफिसर की. सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वो शैल बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं. फिर उसके बाद सब्जेक्ट टू द उनको क्या करना होता है, कंट्रोल एंड सुपरिटेंडेंस ऑफ डेट बोर्ड. पूरे बोर्ड जितने स्टेट बोर्ड है उनको या तो ट्रस्टी है उनको पूरे कंट्रोल और उनका देखरेख रखने की. और सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर टू असिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर. उनको असिस्ट करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी पर अपॉइंट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेक्शंस to be continued.